बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको मालूम है कि इसराइल का गज़ा पर मिलिट्री ऑनस्लॉट जारी है, मगर ये जंग सिर्फ बमों और गोलियों की नहीं बल्कि एक वार ऑन ट्रुथ भी है। हाल ही में इसराइल ने 4 अल जज़ीरा जर्नलिस्ट को निशाना बनाया। इनमें मशहूर जर्नलिस्ट अनस अल शारिफ भी शामिल थे, जो गज़ा के अंदर तबाहकुन हालात और फेमाइन पर रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये सब एक मीडिया टेंट में ड्रोन अटैक के नतीजे में शहीद हुए। सहाफ़ियों को टारगेट करना एक खुला वार क्राइम है, मगर इसराइल बार बार इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खिलाफवर्जी करता आया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ 2 बरसों में 242 जर्नलिस्ट गज़ा में कत्ल किए गए, जो किसी भी कन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा है। इसराइल ने अनास शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमास टेररिस्ट थे, मगर अल जज़ीरा ने इसको सख्ती से रद्द किया। इसराइल की फ़ौज के पास एक ख़ास यूनिट मौजूद है जो जर्नलिस्ट को समीर करती है और इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इन्हें निशाना बनाती है। इन कत्लों ने दुनिया भर में शदीद रद्द अमल पैदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसे ग्रेव ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स वॉच, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और इस तरह की डिफरेंट जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को डील करने वाली तंजीमें हैं, उन्होंने इसकी सख्त मसम्मत की और अकाउंटेबिलिटी का मुतालबा किया। इसराइल का असल मकसद मीडिया की आवाज़ को दबाना और अपने वार क्राइम्स को छुपाना है, लेकिन जबकि इंटरनेशनल मीडिया को गज़ा में बैन कर दिया गया, मुकामी जर्नलिस्ट ने अपनी जानें खतरे में डालकर हकीकत दुनिया के सामने पेश की। भूखे बच्चों की तस्वीर दुनिया भर के टीवी स्क्रीन्स पर देखी गई और सोशल मीडिया पर इसराइली सोल्जर्स की वो वीडियोस वायरल हुई जिनमें वो एड लेने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए गए। ये दरअसल तारीख का सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड जेनोसाइड है। नेतन्याहू ने हाल ही में गज़ा सिटी के मुकम्मल मिलिट्री टेक ओवर का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया कि ये कदम अनइमेजिनेबल सफरिंग और एक नए कैलेमिटी का बाइस बनेगा। चाइना, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, यूके, रशिया और अरब ममालिक ने इसकी मुखालफत की, मगर यूएसए ने खुलकर इसराइल की हमायत की। यही वजह है कि इसराइल आज भी आलमी आइसोलेशन के बावजूद अपने इक़दामात जारी रखे हुए है। इसराइल की इस ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ ने आलमी राय आमा को बदल दिया है, ख़ासतौर पर यूरोप। बीबीसी के एक कॉरेस्पोंडेंट के मुताबिक स्टारवेशन अपीयर्स टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट फॉर यूरोपियन कंट्रीज। उसमें वो कहता है कि हालिया दिनों में 27 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, जिनमें 20 से ज़्यादा यूरोपीय रियासतें शामिल थीं, उन्होंने इसराइल से गज़ा में अनहिंडर्ड एड की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। मज़ीद ये कि कई वेस्टर्न कंट्रीज अब फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर रिकॉग्नाइज करने का ऐलान कर चुकी हैं, जिनमें यूके, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आज तक यूएनओ के 193 रुकन ममालिक में से 147 फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसके बरक्स यूएसए अब भी इसकी मुखालफत करता है। वाशिंगटन का कहना है कि रिकॉग्निशन का मतलब होगा हमास को रिवार्ड। ये पॉलिसी दरअसल फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए के एक नए रुख को जाहिर करती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 रियासती हल पर एम्बिग्यूटी पैदा कर दी। अमरीकी एम्बेसडर माइक हुकैबी ने यहाँ तक कह दिया है कि एक सॉवरेन फ़लस्तीनी रियासत अब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी का मकसद ही नहीं है। ये मौक़िफ़ दरअसल नेतन्याहू के ग्रेटर इसराइल विजन की ऐन मुताबिक है, जिसे OIC ने सख्ती से कंडम किया है। इस दौरान वाशिंगटन ने मिलिट्री, डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इसराइल को फराहम की। इसराइल का मिलिटराइज्ड एड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक डेथ ट्रिप साबित हुआ, जहां खाने की तलाश में 1400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बच्चे शहीद हुए। इस सब के बावजूद यूएसए ने नेतन्याहू को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उसे मुकम्मल आज़ादी दे दी कि वो गज़ा में जो चाहे करे। गज़ा की ये जंग सिर्फ लोगों के खिलाफ नहीं, बल्कि ट्रुथ के खिलाफ है। सहाफ़ी अपनी जान कुर्बान करके दुनिया को